हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे और नॉर्सेट की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नॉर्सेट की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, उसका नाम है बर्न। बर्न के टॉपिक में से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टोटल बर्न सरफेस एरिया एस्टिमेशन, मतलब एक क्लाइंट का आपको फेस बर्न है, चेस्ट बर्न है, बैक बर्न है, ये डेटा दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि अब बताइए कैलकुलेट करके कि इस क्लाइंट का टोटल बर्न सरफेस एरिया कितना % है। एक तो ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। सेकेंड, आपसे पूछा जाता है कि क्लाइंट है उसका इतना % बर्न है, पोर्टलैंड फॉर्मूला से उस क्लाइंट को फ्लूइड देना है, उसे टोटल कितना फ्लूइड देना पड़ेगा, शुरुआत के अंदर 8 आवर्स में कितना फ्लूइड देना है, आफ्टर 16 आवर्स में कितना फ्लूइड देना पड़ेगा। तो इस तरह से एक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टलैंड फॉर्मूला है, वो आपसे पूछ लिया जाता है। ये दो क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में ये कैलकुलेशन के लिए पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो होती है वुंड की ड्रेसिंग से रिलेटेड, कि वुंड की ड्रेसिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, किस तरह से क्लीनिंग की जाती है, किस तरह से उसका डिब्राइडमेंट किया जाता है और क्या क्या कवरिंग्स यूज़ करी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये सभी देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे बर्न के क्लासिफिकेशन, स्मॉल बर्न क्या होता है और लार्ज बर्न्स क्या होते हैं। एक क्लाइंट आपको इमरजेंसी में रिसीव हुआ है तो उसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस क्या क्या किए जाते हैं बर्न क्लाइंट के लिए। फिर उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इस बर्न की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है और बर्न की सीवियरिटी क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, बर्न को। तो बेसिकली बर्न होता क्या है, बर्न की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन देखिए क्या है, इंजरी और सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन लेयर्स। स्किन लेयर्स की इंजरी या सेल्स का डिस्ट्रक्शन associated with local or systemic disruption due to transfer of energy from a heat source to the body। किसी हीट सोर्स से बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर होने के कारण स्किन की लेयर्स की सेल का डिस्ट्रक्शन या स्किन की इंजरी को क्या कहते हैं, हम बर्न कहते हैं, जो कि किसके साथ होती है, एसोसिएटेड विद लोकल और सिस्टमिक डिसरप्शन, मतलब लोकल और सिस्टमिक चेंजेस उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये एनर्जी किस किस से देखे या कैसे कैसे हो सकती है, या तो फ्लेम्स से हो सकती है, लिक्विड से हो सकती है, स्टीम से हो सकती है, रेडिएशन से हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी से हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया डेफिनेशन कि एक क्लाइंट की स्किन की लेयर्स की इंजरी या सेल्स का डिस्ट्रक्शन जिसके कारण क्लाइंट को लोकल या सिस्टमिक चेंजेस हो जाते हैं, उसे ही हम बर्न कहते हैं। बर्न को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है साइज के आधार पे। तो एक तो होता है स्मॉल बर्न और होता है सेकंड लार्ज बर्न। स्मॉल बर्न किसे कहते हैं, वो बर्न जो लोकलाइज रिस्पॉन्स देते हैं, जिन बर्न के होने के कारण जो चेंजेस आते हैं वो सिर्फ लोकलाइज आते हैं। जैसे कि किसी एरिया में बर्न हो गया, सिर्फ रेडनेस वहाँ ही देखने को मिलती है। तो इन बर्न के कारण लोकलाइज रिस्पॉन्स होता है और ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न का 25% से कम होते हैं, 25% फॉर एन एडल्ट, मतलब टोटल बॉडी का 25% से भी कम बर्न होते हैं, ठीक है, लेस देन 25% ऑफ एन एडल्ट बॉडी, ठीक है। और अगर चाइल्ड के लिए ये कितना होता है, लेस देन 10% होता है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया का लेस देन 10% अगर बर्न हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल बर्न। एडल्ट के लिए लेस देन 25 और चाइल्ड के लिए लेस देन 10%। सेकेंड होता है लार्ज बर्न। लार्ज बर्न कौन से बर्न होते हैं, जिनके चेंजेस या जिनका रेस्पॉन्स होता है सिस्टमिक होता है, पूरी होल बॉडी के अंदर क्या होता है, इसका रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए क्लाइंट को बर्न हुआ है तो पूरी होल बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि एडिमा हो गया, पेन हो गया, ये होल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। सेकेंड, ये एडल्ट के लिए मोर देन 25% ऑफ एन एडल्ट बॉडी होता है और मोर देन 10% ऑफ ए चाइल्ड्स होल बॉडी होता है। मतलब चाइल्ड की टोटल बॉडी का मोर देन 10% अगर बर्न हो जाता है, 10% से उसका ज़्यादा बर्न होता है तो उसे हम लार्ज बर्न कहते हैं। एडल्ट के लिए मोर देन 25% अगर उसका बर्न होता है तो उसे हम लार्ज बर्न कहते हैं,
ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा कि बर्न का साइज का क्लासिफिकेशन स्मॉल कौन सा होता है, लार्ज कौन सा होता है। मतलब स्मॉल के लिए 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, अगर इनके अंदर क्लाइंट का अगर बर्न फिट बैठता है तो उसे हम स्मॉल बर्न कहते हैं। अगर मान लीजिए ये 3 क्राइटेरिया हैं, इनके अंदर अगर क्लाइंट का बर्न फिट बैठ रहा है तो उसे हम लार्ज बर्न कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बर्न का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं बर्न का एक क्लाइंट अगर आपको इमरजेंसी में रिसीव हुआ है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लाइंट के लिए जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है वो ABC से किया जाता है। A फॉर एयरवे पेटेंट, सबसे पहले पेशेंट को रिसीव करते ही हम क्या करते हैं, एयरवे की पेटेंसी को चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसका ब्रीदिंग देखते हैं, अगर ब्रीदिंग ठीक है देन वेल एंड गुड, अगर ब्रीदिंग ठीक नहीं है तो हम उसे O2 देते हैं, ऑक्सीजन उसको दे देते हैं। थर्ड है उसका सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। सर्कुलेशन के लिए हम उसे क्या देते हैं, सर्कुलेशन उसका मेंटेन रहे चेक करते हैं पहले, अगर मेंटेन है देन वेल एंड गुड, अगर मेंटेन्ड नहीं है तो हम उसे IV फ्लूइड लगा देते हैं। यहाँ पे फ्लूइड ऑफ चॉइस क्लाइंट के लिए क्या होता है, बर्न एरिया के लिए, बर्न पेशेंट के लिए होता है RL, रिंगर्स लैक्टेट। तो ये हो गया हमारा बर्न का साइज और प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर द बर्न। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि बर्न की जो सीवियरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। सेकंड हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्न की जो सीवियरिटी होती है वो डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नंबर 1 जो बर्न की सीवियरिटी डिपेंड करती है वो करती है डेप्थ ऑफ बर्न पे, कि मतलब जो बर्न है वो कितना एक्सटेंडेड है, टिल एपिडर्मिस ही है, डर्मिस तक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक है, या फिर मसल्स या टेंडेंस तक एक्सटेंडेड है। जितना ज़्यादा डीप बर्न होएगा उसे हम उतना ही सीवियर बर्न कहते हैं। सेकंड है TBSA% ऑफ बर्न, टोटल बर्न सरफेस एरिया। ठीक है, होल बॉडी के अनुपात में देखें कि ये बर्न जो हुआ है वो कितना परसेंट है, 10% है, 20% है, 30% है, कितना परसेंट है। तो ये जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ही ज़्यादा बर्न को हम सीवियर मानते हैं। थर्ड है एज, अगर चाइल्ड है उसके अंदर अगर कोई बर्न हुआ है या फिर ओल्ड एज्ड व्यक्ति है उसमें अगर कोई बर्न हुआ है तो उन बर्न्स को हम सीवियर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फोर्थ है लोकेशन ऑफ बर्न। देखिए फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ बर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट का चेस्ट बर्न हुआ है, नेक बर्न हुआ है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि ये जो एरिया है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होते हैं किससे, क्लाइंट के रेस्पिरेशन सिस्टम से। तो अगर मान लीजिए ये एरिया अगर बर्न हुए हैं तो उस सिचुएशन में क्लाइंट का रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन क्लाइंट्स के बर्न को सीवियर बर्न्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। मेडिकल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो अगर क्लाइंट को है तो हम उस बर्न को भी सीवियर कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए क्लाइंट को डायबिटीज मिलिटस है तो डायबिटीज मिलिटस वाले क्लाइंट के अंदर हम देखते हैं कि जो वुंड्स होते हैं वो जल्दी से क्या नहीं हो पाते, हील नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बर्न में पूरी होल बॉडी में क्या हो जाता है, वुंड हो जाता है। तो वो बहुत ही धीरे धीरे क्या करते हैं, हील होते हैं, कई बार वो नहीं भी हील होते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट डेथ की तरफ लीड कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में अगर ऐसी कोई डिजीजेज हैं तो उस क्लाइंट के बर्न को हम सीवियरिटी या बर्न की सीवियर कैटेगरी में रखते हैं। सिक्स्थ है जो कि हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए क्लाइंट के अंदर इन सब की अपेक्षा अगर इनहेलेशनल इंजरी हुई है, इनहेलेशनल बर्न हुआ है, तो इनहेलेशनल इंजरी भी अपने आप में एक खुद सीवियरिटी ऑफ बर्न होती है। तो हमने देखा कि सीवियरिटी जो होती है बर्न की डिपेंड होती है किन किन चीज़ों पे, वो सभी हमने इसमें देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न में हम देखते हैं कि जैसे ही किसी क्लाइंट को कहीं से बर्न होता है उस बर्न साइट से क्या होते हैं, वेसो एक्टिव सब्सटेंसेज रिलीज होंगे। और ये वेसो एक्टिव सब्सटेंसेज कौन कौन से होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ये सारे के सारे वहाँ से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रिलीज होके कहाँ आएंगे, ब्लड में आएंगे। और ये ब्लड के अंदर आर्टरीज और वीन्स के अंदर क्या करते हैं, आर्टरीज और वीन्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि आर्टरीज और वीन्स के अंदर लीकेज होना शुरू लग जाता है। तो आर्टरीज और वीन्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होने से इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का मतलब
आर्टरीज और वीन्स का जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा, वो लीक होके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा। जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। और ये फ्लूइड कम होने से क्या होएगा कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे सर्कुलेशन पहुँचना चाहिए, वो सर्कुलेशन पहुँच नहीं पाएगा, रिजल्टिंग ऑर्गन्स का परफ्यूजन कम हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है क्लाइंट की, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और क्लाइंट हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही बर्न होता है क्लाइंट को क्या क्या हो जाता है, एडिमा होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ऑर्गन परफ्यूजन कम हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट को हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया देखिए क्यों होता है, हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू फ्लूइड मूवमेंट इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड चले जाने के साथ तो वो सोडियम की क्या हो जाता है, लीक होता है वहीं से। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि फ्लूइड के साथ सोडियम भी मूव करता है, तो हम देखते हैं आर्टरीज और वीन्स के अंदर क्या हो जाता है, सोडियम की कमी हो जाती है, तो हाइपोनेट्रीमिया क्लाइंट्स में देखने को मिलता है। इसी तरह से हाइपरकेलेमिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए क्लाइंट के अंदर बर्न के कारण बहुत सारी सेल्स डिस्ट्रॉय होती है और जैसे ही सेल्स डिस्ट्रॉय होएगी उन सेल्स का पोटेशियम क्या होएगा, बॉडी में रिलीज होता है और वो बॉडी में रिलीज होता है तो हम देखते हैं आर्टरीज और वीन्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम की मात्रा देखने को ज़्यादा मिलती है। तो हम देखते हैं कि हाइपरकेलेमिया क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है। थर्ड है हेमेटोक्रीट इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए फ्रेंड्स थोड़े इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के फ्लूइड में बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स रह जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, हेमेटोक्रीट भी क्लाइंट का बढ़ जाता है। अब देखते हैं फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि किडनी का हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है। किडनीज को जितना सर्कुलेटरी ब्लड चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता, हम देखते हैं क्लाइंट ओलिगोयूरिया में चला जाता है, क्लाइंट को यूरिन बहुत कम आने लग जाता है। जीआईटी का भी ऑर्गन परफ्यूजन कम हो जाता है, हम देखते हैं जीआईटी के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है, क्लाइंट को अल्सर्स हो जाते हैं। कौन से अल्सर्स क्लाइंट में देखने को मिलते हैं, कर्लिंग्स अल्सर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्न के क्लाइंट के अंदर कौन से अल्सर्स देखने को मिलते हैं, हम देखते हैं कि उनके अंदर कर्लिंग्स अल्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू कंपनसेटरी रेस्पॉन्स। देखिए फ्रेंड्स क्लाइंट के अंदर, बर्न के क्लाइंट के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमारे को देखने को मिलता है। ये एक तरह की कंपलसेटरी रिएक्शन है बॉडी की। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस जैसे ही क्लाइंट को स्ट्रेस होता है उस तरह से हम देखते हैं उस क्लाइंट के अंदर इम्यूनोसप्रेशन देखने को मिलता है, इम्यूनिटी उस क्लाइंट की कम हो जाती है स्ट्रेस के कारण। तो हम देखते हैं कि एक क्लाइंट का जो बर्न है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है और उन सभी ऑर्गन्स का परफ्यूजन कम होने के कारण क्लाइंट के उन सभी ऑर्गन्स की डिस्टर्बिंग हो जाती है, रिजल्टिंग क्लाइंट के ये सभी सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, वर्जन हो जाते हैं, वर्स्ट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं ये हो गई हमारे बर्न की पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे टोटल बर्न सरफेस एरिया परसेंटेज का कैलकुलेशन, या जिसे हम कह सकते हैं बर्न एरिया एस्टिमेशन। देखिए फ्रेंड्स बर्न एरिया एस्टिमेशन के लिए हम 3 रूल्स हैं या 3 मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 जो हमारा मेथड है वो है रूल ऑफ 9, सेकेंड वन है ब्राउडर एंड लोन चार्ट एंड थर्ड इज रूल ऑफ पाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 मेथड है जिनसे हम बर्न कितना % हुआ है ये कैलकुलेट करते हैं। रूल ऑफ 9 पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही मोस्टली यूज़ किया जाने वाला मेथड है। ये जो मेथड है, ये तीनों मेथड है, इनसे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए या तो ये पूछ लिया जाता है कि द क्विकेस्ट मेथड या सबसे क्विक मेथड जो है बर्न एरिया एस्टिमेशन का वो कौन सा है, तो आपका आंसर होता है रूल ऑफ 9। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाता है एक्यूरेट या प्रेसाइज मेथड कौन सा है, तो हम कहते हैं ब्रॉडर एंड लोन चार्ट। और थर्ड है कि स्केटर बर्न के लिए यूज़ किया जाने वाला जो बर्न एरिया एस्टिमेशन के लिए जो रूल यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होता है रूल ऑफ पाम। ठीक है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रूल ऑफ 9 क्या कहता है। रूल ऑफ 9 आपको जैसे मैंने बताया, दिस इज द क्विक मेथड टू कैलकुलेट द बर्न सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेथड है ये किसने दिया था, AB वॉलस ने दिया था, अलेक्जेंडर बर्न वॉलस। ठीक है, इससे देखिए किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर रूल ऑफ 9 मतलब यहाँ पे बॉडी पार्ट्स को 9% को एक स्टैंडर्ड मान के यहाँ पे कैलकुलेशन दी हुई है। यहाँ पे इसने कहा रूल ऑफ 9 के अंदर AB वॉलस ने कहा कि जो हेड है उसको हम 9% मानते हैं पूरी होल बॉडी का,
आर्म्स होती है हमारी, हर एक आर्म को हम 9 मानते हैं, तो दोनों आर्म्स यहाँ पे हो जाती है 9 + 9। लेग्स जो होती है वो हमारी 18 की होती है। 18% होता है टोटल बॉडी का परसेंटेज हमारा 1 लेग, तो ईच लेग यहाँ पे 18 + 18। ट्रंक जो होती है, एंटीरियर ट्रंक को हम 18% माना और पोस्टीरियर ट्रंक को भी हम मानते हैं 18%, और पेरिनियम एरिया है उसे हम 1% मानते हैं, तो टोटल हमारा हो जाता है 100%। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 9% यहाँ पे हेड को माना, दोनों जो आर्म्स है वो भी 9 है, ये 18 एंटीरियर और 18 पोस्टीरियर, ये पेरिनियम एरिया 1%, यहाँ 1 लेग 18, सेकेंड लेग 18। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये एडल्ट के लिए उन्होंने क्या दिया था, रूल ऑफ 9। चाइल्ड के लिए उन्होंने क्या दिया कि हेड को उन्होंने 18% माना। ये हम सभी मानते हैं कि जो बच्चा होता है उसका हेड पूरी होल बॉडी के प्रोपोर्शन के अंदर हम देखते हैं कि उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए रूल ऑफ 9 में भी यहाँ पे 9 की अपेक्षा एडल्ट को जहाँ 9 दिया, इसको यहाँ पे 18% दिया है। ठीक है, और जो आर्म्स है वो वही 9% माना है यहाँ पे, और जो ट्रंक है उसको भी 18 + 18 ही माना, और ये जो पेरिनियम एरिया है उसे 1%, जो 18% यहाँ पे दिया था वो 9% इन्होंने लेग्स में से निकाला। तो यहाँ पे हमने देखा लेग्स को, ईच लेग को 13.5 यहाँ पे दिया, और टोटल ये दोनों कितना हो गया 27%, पेरिनियम 1%, ये हो गया हमारा टोटल 100%। तो ये इस तरह से इन्होंने रूल ऑफ 9 यहाँ पे दिया। सेकेंड है ब्रॉडर एंड लुंड चार्ट। ये जो ब्रॉडर एंड लुंड चार्ट है ये एक्यूरेट और प्रेसाइज मेथड है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक ये डायग्राम है जिसके अंदर हर एक स्पेसिफिक बॉडी एरिया को एक स्पेसिफिक परसेंटेज दिया गया है। तो इस तरह से एक ब्रॉडर एंड लुंड चार्ट से एक प्रेसाइज और एक्यूरेट परसेंटेज ऑफ बर्न क्या किया जाता है, कैलकुलेट कर लिया जाता है। एग्जाम के अंदर हम देखते हैं कि यही पूछा जाता है ब्रॉडर एंड लुंड चार्ट के लिए कि सबसे एक्यूरेट और प्रेसाइज मेथड कौन सा है। थर्ड यहाँ पे होता है रूल ऑफ पाम। रूल ऑफ पाम जो है यहाँ पे किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर स्केटर बर्न के लिए यूज किया जाता है। बिखरा हुआ बर्न, मतलब थोड़ा बर्न यहाँ पे, थोड़ा किसी और ऑर्गन की तरफ, थोड़ा किसी और लिम्ब की तरफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूल ऑफ पाम जो होता है स्केटर बर्न के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का बर्न हुआ है उसकी खुद की जो पाम होती है, उसकी जो खुद की हथेली होती है, उसे 1% कंसीडर किया जाता है। तो उसकी हथेली के बराबर अगर कहीं पे बर्न है तो उसे 1% माना जाता है। 2 हथेली के बराबर का एरिया है तो उसे हम 2% मान लेते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि उसकी खुद की पाम को 1% कंसीडर करके क्या किया जाता है, बर्न एरिया एस्टिमेशन किया जाता है। तो इस तरह से हम बर्न एरिया का एस्टिमेशन या टोटल बर्न सरफेस एरिया का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं।